नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के विश्लेषण में। नमस्कार। यहाँ हम आपके लिए लाए गए स्रोतों से जानकारी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से निकालते हैं। अगर आप ऐसे सत्रों से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। हाँ, बिल्कुल। और आज हमारे पास भारत की नीति और शासन से जुड़े 10 अहम मुद्दे हैं। जी। तो हम इन पर एक नजर डालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है और क्यों ये मायने रखता है। हाँ, और खासकर उन लोगों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल। चलिए, तो फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहला विषय लद्दाख से है। लेह विरोध प्रदर्शन का हिंसक होना। हमने सुना कि हाल ही में लेह में राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए जो हिंसक हो गए। हाँ, ये काफी गंभीर मोड़ था। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुईं अच्छा। और इनमें सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा। आगजनी हुई और सुनने में आया है कि कुछ सुरक्षाकर्मी घायल भी हुए हैं। हम्म ये सब हुआ सोनम वांगचुक से जुड़े युवाओं की भूख हड़ताल की ठीक बाद। ये मांगे राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची, ये तो काफी समय से चल रही है ना। थोड़ा समझाएंगे कि इनका मतलब क्या है और ये क्यों उठ रही हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगस्त 2019 में जब लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जी। लेकिन बिना विधानसभा के, तभी से ये चिंताएं थीं। स्थानीय लोगों को डर है कि कहीं उनकी जमीन, उनकी संस्कृति, उनकी प्रशासनिक स्वायत्तता छिन न जाए। अच्छा। तो राज्य का दर्जा का मतलब है कि वो चाहते हैं लद्दाख एक पूरा राज्य बने अपनी विधानसभा के साथ। और छठी अनुसूची, ये संविधान का एक खास प्रावधान है। ये कुछ जनजातीय क्षेत्रों को उनकी जमीन, उनके संसाधन, उनके रीति रिवाजों पर काफी हद तक स्वायत्तता देता है। अच्छा। ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये दो मुख्य समूह हैं जो सरकार से इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अगर बातचीत चल रही थी तो फिर ये हिंसा क्यों भड़की? क्या बातचीत काफी नहीं थी? कुछ कमी रह गई? लगता तो यही है। मतलब मामला शायद विश्वास का है। सरकार का पक्ष ये है कि कुछ कार्यकर्ताओं के भड़काऊ बयानों से माहौल बिगड़ा, अच्छा। जबकि प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि सरकार टालमटोल कर रही है, उनकी बात नहीं सुन रही। हम्म इसमें एक दिलचस्प बात ये भी है कि जेनजी, मतलब युवा पीढ़ी, वो काफी मुखर होकर इसमें शामिल हुई है। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा था। लेकिन उनका जो शांतिपूर्ण विरोध था वो हिंसक हो गए, ये वाकई चिंता की बात है। और फिर सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया, जिसमें लाठीचार्ज वगैरह हुआ, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये लद्दाख की जो पहचान और स्वशासन की लंबी लड़ाई है, उसका एक दुखद अध्याय है ये। बिल्कुल। आगे क्या रास्ता दिखता है इसका? देखिए, सबसे जरूरी है विश्वास बहाली, और वो तभी होगी जब बातचीत पारदर्शी हो, सबको शामिल किया जाए। सही। साथ ही सरकार को वास्तविक स्वायत्तता और सुरक्षा का आश्वासन देना होगा, शायद छठी अनुसूची के जरिए। और हाँ, हिंसा के लिए जो भी जिम्मेदार हों, चाहे प्रदर्शनकारी हों या कानून लागू करने वाले, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सही बात है। ये पूरा मामला केंद्र राज्य संबंधों, जनजातीय अधिकारों और जिस तरह से विरोध प्रदर्शनों से निपटा जाता है, उन सब पर असर डालता है। हाँ, तो यूपीएससी के नजरिए से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। खासकर जीएस पेपर 1 समाज वाला हिस्सा और पेपर 2 राज व्यवस्था के लिए। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे मुद्दे पर। ये तकनीक और कानून के दायरे से जुड़ा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय और एक्स कॉर्प, जो पहले ट्विटर था, के टेकडाउन आदेश, ये क्या मामला था? हाँ, तो हुआ ये कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स कॉर्प ने भारत सरकार के कुछ आदेशों को चुनौती दी थी। अच्छा। सरकार ने उन्हें कुछ ट्वीट्स या अकाउंट्स हटाने को कहा था, जिसे टेक डाउन ऑर्डर कहते हैं। एक्स कॉर्प इसके खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट चला गया। उनका क्या तर्क था? उनका मेन तर्क था कि ये आदेश सही प्रक्रिया का पालन नहीं करते और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। लेकिन कोर्ट ने तो उनकी याचिका खारिज कर दी। हाँ, कोर्ट ने खारिज कर दी और कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि सोशल मीडिया को अराजक स्वतंत्रता की स्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए, खासकर उनकी गरिमा, और कोर्ट ने महिलाओं का विशेष जिक्र किया और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामग्री का रेगुलेशन जरूरी भी है और वैध भी। अच्छा। कोर्ट ने आईटी अधिनियम की धारा 79 का जिक्र किया। ये धारा इंटरनेट मध्यस्थों को कुछ सुरक्षा देती है, जिसे सेफ हार्बर कहते हैं, लेकिन साथ ही सरकार को गैर कानूनी सामग्री हटाने का अधिकार भी देती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हर संप्रभु देश, चाहे वो भारत हो या अमेरिका, उन्होंने अमेरिका के टेक इट डाउन एक्ट का उदाहरण भी दिया, डिजिटल स्पेस को रेगुलेट करता ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी टेक कंपनियां भारत में काम कर रही हैं,
उन्हें यहाँ के कानूनों का पालन करना ही होगा। बिल्कुल, कोर्ट का संदेश एकदम साफ था कि भारत के बाजार को सिर्फ एक खेल का मैदान नहीं समझ सकते जहां कानूनों की अनदेखी की जाए। सही। कंपनियों को अपनी पहुंच के साथ जिम्मेदारी भी समझनी होगी, खासकर अभद्र भाषा, गलत सूचना और लिंग आधारित अपराधों जैसे मामलों में। तो ये फैसला एक तरह से भारत में टेक प्लेटफॉर्म्स पर सरकारी नियंत्रण को मजबूत करता है। हाँ, कह सकते हैं। ये डिजिटल स्वतंत्रता और कानून के शासन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश को दिखाता है, और ये यूपीएससी के लिए मतलब जीएस पेपर 2 में शासन और आईटी एक्ट और जीएस पेपर 3 में डिजिटल प्लेटफॉर्म रेगुलेशन के लिए काफी प्रासंगिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब बिहार की राजनीति की ओर। तीसरा मुद्दा है इंडिया ब्लॉक का ईबीसी संकल्प। ये क्या चीज है? ये विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक का एक 10 सूत्री प्रस्ताव है। अच्छा। जिसे उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जारी किया है, और ये खास तौर पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी पर केंद्रित है। इसमें कई बड़े वादे किए गए हैं। जैसे कि क्या है मुख्य बातें इस संकल्प की? इसमें एक तो ईबीसी पर अत्याचार के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट जैसा ही एक अलग कानून बनाने का वादा है। पंचायतों और नगर निकायों में ईबीसी आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% करने की बात कही गई है। निजी शिक्षण संस्थानों और 25 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेकों में भी ईबीसी, एससी/एसटी, ओबीसीज के लिए कोटा देने का प्रस्ताव है। ये तो काफी बड़े वादे हैं। हाँ, और सबसे अहम जो 50% आरक्षण की सीमा है उसे हटाने और इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग है, ताकि इसे अदालती चुनौती से बचाया जा सके। ये ईबीसी वोट बैंक बिहार में कितना महत्वपूर्ण है? और ये 50% सीमा हटाने वाली बात, इसका क्या मतलब है? देखिए, ईबीसी बिहार की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है, करीब 36%। ये 2023 के जाति सर्वेक्षण का आंकड़ा है। अच्छा, 36%। हाँ, तो राजनीतिक रूप से ये बहुत प्रभावशाली समूह है। इन्हें अपनी तरफ करना हर पार्टी के लिए जरूरी होता है। सही। और जहां तक 50% सीमा की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी मामले में फैसला दिया था कि कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, वो तो मुझे याद है। बिहार सरकार ने हाल ही में आरक्षण बढ़ाकर 65% किया था, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इसी 50% सीमा का हवाला देकर उसे रद्द कर दिया। अच्छा, तो ये रद्द हो गया था। ये तो अब इंडिया ब्लॉक का इस सीमा को ही खत्म करने का वादा करना एक बहुत बड़ी कानूनी और संवैधानिक चुनौती पेश करता है। इस ईबीसी श्रेणी का इतिहास भी काफी पुराना है ना? हाँ, बिल्कुल। ये श्रेणी करीब 50 साल पहले कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे तब बनी थी। अच्छा, कर्पूरी ठाकुर जी के समय। हाँ, उन्होंने मुंगेरी लाल आयोग बनाया था पिछड़ी जातियों की स्थिति जानने के लिए। उसी आयोग ने पिछड़ी जातियों को पिछड़ा वर्ग बीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी में बांटा था। ठाकुर जी ने 1978 में ईबीसी के लिए 12% आरक्षण लागू किया था। आज ये 18% है कुल 65% आरक्षण में। तो इंडिया ब्लॉक का ये संकल्प इस पूरी राजनीति और सामाजिक समीकरण को एक नया मोड़ देने की कोशिश है। तो ये मुद्दा आरक्षण नीति, चुनावी राजनीति, जातिगत समीकरण, इन सब से जुड़ा है। हाँ, और संवैधानिक प्रावधानों से भी। यूपीएससी के लिहाज से देखें तो ये लगभग सभी जीएस पेपर्स के लिए महत्वपूर्ण है, पर खासकर पेपर 1 समाज और पेपर 2 राज व्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा। ठीक है, अब थोड़ा वैश्विक परिदृश्य पर नजर डालते हैं। चौथा मुद्दा, ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन। भारत ने हाल ही में इसकी मेजबानी की थी। इसका क्या महत्व है? हाँ, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के साइडलाइंस पर न्यूयॉर्क में 20 समान विचारधारा वाले ग्लोबल साउथ देशों की एक बैठक बुलाई थी। इसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक तरह से चेतावनी दी कि जो मौजूदा बहुपक्षीय संस्थाएं हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र, वो अप्रभावी हो रही हैं और उन पर हमला हो रहा है। हमला? किस तरह का हमला? मतलब उनकी फंडिंग में कटौती हो रही है। जैसे अमेरिका ने कुछ यूएन एजेंसियों से फंडिंग रोक दी थी, शक्ति संतुलन बिगड़ा हुआ है, सुरक्षा परिषद में कुछ देशों के पास वीटो पावर है, अमीर देशों का दबदबा है। अच्छा। और जो भू राजनीतिक तनाव हैं जैसे यूक्रेन या गाजा का मामला, वो भी इनके काम में बाधा डालते हैं।
विकासशील देश महसूस करते हैं कि इन संस्थाओं में उनकी आवाज, उनके मुद्दे ठीक से नहीं सुने जाते। तो भारत इसमें क्यों इतनी दिलचस्पी ले रहा है? देखिए, भारत इस शिखर सम्मेलन के जरिए खुद को ग्लोबल साउथ के एक स्वाभाविक नेता के तौर पर पेश कर रहा है। ये भारत की G20 अध्यक्षता और ब्रिक्स जैसे मंचों पर उसकी सक्रियता से भी मेल खाता है। ये उसकी बहुध्रुवीय दुनिया बनाने की इच्छा को दर्शाता है। और शायद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भी ये मददगार हो। बिल्कुल, ये भारत की दावेदारी को भी मजबूत करता है। भारत दिखाना चाहता है कि वो दक्षिण-दक्षिण सहयोग का चैंपियन है। अगर इन संस्थाओं में सुधार नहीं होता है तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? खतरा तो यही है कि ये संस्थाएं अप्रासंगिक हो जाएंगी, वैश्विक संकटों का समाधान निकालना और मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है विकासशील देश अपने अलग गुट बनाने लगें। इसीलिए सुरक्षा परिषद का विस्तार करना, एक नियमित परामर्श मंच बनाना जैसे ग्लोबल साउथ फोरम और विकास के लिए संसाधन जुटाना, ये सब कदम जरूरी हैं। तो ये विषय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक शासन में भारत की भूमिका से जुड़ा है। जी, और दक्षिण-दक्षिण सहयोग भी GS पेपर 2 के लिए बहुत अहम टॉपिक है ये। चलिए अब भारत की उच्च शिक्षा पर आते हैं। 5वां मुद्दा है NIRF रैंकिंग प्रणाली। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि ये वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी होनी चाहिए। क्या इसमें कुछ समस्याएं हैं? NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग करता है। मंत्री जी का कहना बिल्कुल सही है कि ये रैंकिंग निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर छात्र एडमिशन लेते हैं, शिक्षक नौकरी चुनते हैं और संस्थानों को फंडिंग मिलती है। एक मुख्य चिंता है धारणा आधारित मैट्रिक्स को लेकर। ये धारणा आधारित मैट्रिक्स क्या होते हैं और इनमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या होता है कि विशेषज्ञों और नियोक्ताओं यानी एम्प्लॉयर्स से पूछा जाता है कि वो किस संस्थान को बेहतर मानते हैं। अच्छा, मतलब परसेप्शन पर आधारित। हाँ, बिल्कुल। दिक्कत ये है कि ये राय अक्सर संस्थान के असल प्रदर्शन, जैसे कि वहाँ कितनी अच्छी रिसर्च हो रही है, कितने छात्रों को नौकरी मिली, इन सब के बजाय उसकी पुरानी प्रतिष्ठा या ब्रांड इमेज से ज्यादा प्रभावित हो सकती है। ये तो बात सही है। तो शिक्षा मंत्री चाहते हैं कि इन मैट्रिक्स में सुधार हो ताकि ये असल नतीजों के साथ मेल खाएं। भारत में तो पहले कोई ऐसी राष्ट्रीय रैंकिंग थी नहीं, है ना? सही कहा आपने। 2014 से पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर NIRF शुरू किया गया था ताकि भारतीय संस्थानों का मूल्यांकन अपने ही मानकों पर हो सके। हाँ, क्योंकि विदेशी रैंकिंग्स पर निर्भरता ठीक नहीं है। बिल्कुल, जैसे QS रैंकिंग है या फिर हाल में अमेरिकी वीजा नीतियों में जो बदलाव की बातें हो रही हैं, ये सब दिखाते हैं कि एक भरोसेमंद घरेलू रैंकिंग क्यों जरूरी है। अगर हमारी रैंकिंग प्रणाली कमजोर हो तो क्या नुकसान है? नुकसान कई हैं। एक तो प्रतिभा पलायन यानी ब्रेन ड्रेन होता है, दूसरा संसाधनों का गलत आवंटन हो सकता है, और तीसरा वैश्विक स्तर पर हमारे संस्थानों की साख कमजोर होती है। तो आगे क्या करने की जरूरत है इसमें? सबसे पहले तो ये जो धारणा वाले सर्वे हैं, इन्हें सुधारना होगा। डेटा को और पारदर्शी बनाना होगा। शायद बाहरी ऑडिट की व्यवस्था लानी पड़े और दुनिया की जो अच्छी रैंकिंग प्रणालियां हैं, उनसे सीखना होगा। ये मुद्दा शिक्षा नीति, नियामक संस्थाओं की भूमिका, उनकी स्वायत्तता और जवाबदेही और अनुसंधान एवं नवाचार से जुड़ा है। GS पेपर 2 और 3 के लिए महत्वपूर्ण है। और हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी गुणवत्ता सुधार और रैंकिंग पर काफी जोर देती है। अगला मुद्दा टेक्निक और पर्यावरण के चौराहे पर है। छठा शीर्षक, क्या AI भारत की ऊर्जा मांग को ठीक करेगा या बढ़ाएगा? ये तो बड़ा अजीब सवाल है। हाँ, ये एक दिलचस्प दुविधा है। बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एक तरफ तो ऊर्जा बचाने में मदद कर सकता है। कैसे? जैसे स्मार्ट ग्रिड को बेहतर बनाकर, ऊर्जा खपत का सही पूर्वानुमान लगाकर या कूलिंग सिस्टम को ज्यादा एफिशिएंट बनाकर। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ AI खुद बहुत ज्यादा बिजली खाता है। कितना ज्यादा? क्या हमारे पास कोई आंकड़े हैं? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA का अनुमान है कि 2030 तक AI चलाने वाले जो डेटा सेंटर हैं, उनकी बिजली की खपत 2 गुनी से भी ज्यादा हो सकती है। बाप रे। भारत में डेटा सेंटर अभी कुल बिजली का करीब 1-2% इस्तेमाल करते हैं। अनुमान है कि 2030 तक ये 3-4% तक पहुंच सकता है। और ये ज्यादातर बड़े शहरों में होंगे। हाँ, अभी भी ज्यादातर मुंबई, चेन्नई, दिल्ली जैसे शहरों में ही है। इससे वहां के बिजली ग्रिड और पानी के संसाधनों पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा है। AI मॉडल्स को ट्रेन करने में
और फिर उन्हें असल में चलाने में यानी इन्फेरेंस में भारी मात्रा में कंप्यूटिंग पावर और ऊर्जा लगती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एआई जितनी ऊर्जा बचाएगा उससे ज्यादा खुद ही इस्तेमाल कर लेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर एआई का विकास इसी तेजी से बढ़ता रहा और हमने ऊर्जा दक्षता के उपाय ठीक से नहीं किए तो ये हमारी बिजली व्यवस्था पर बहुत भारी बोझ डाल सकता है, खासकर पीक आवर्स में। और पानी का क्या? पानी की कमी भी बढ़ सकती है क्योंकि डेटा सेंटरों को ठंडा रखने में बहुत पानी लगता है और हो सकता है हमें अपने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता बढ़ानी पड़े जो हमारे जलवायु लक्ष्यों के एकदम खिलाफ होगा। तो समाधान क्या है फिर? क्या हम एआई के फायदे बिना ज्यादा ऊर्जा खर्च किए उठा सकते हैं? मुश्किल है पर कोशिश करनी होगी। कई स्तरों पर काम करना होगा, जैसे डेटा सेंटरों के लिए सख्त ऊर्जा दक्षता मानक बनाने होंगे, उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने के लिए बाध्य करना होगा, पानी बचाने वाली कूलिंग तकनीक अपनानी होगी और स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण में भारी निवेश करना होगा। सरकार कुछ कर रही है इस दिशा में? हाँ, सरकार का राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन और ग्रीन बिल्डिंग कोड्स जैसे GRI, LED ये सही दिशा में कदम है, लेकिन और तेजी लाने की जरूरत है। तो ये मुद्दा ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, शहरी नियोजन और प्रौद्योगिकी विनियमन, हाँ, इन सब से जुड़ा है। GS पेपर 3 और 1 के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं भारत की विदेश नीति में एक संवेदनशील विषय की। 7वां मुद्दा, भारत और फिलिस्तीन। हाल ही में सोनिया गांधी जी के एक लेख ने इस पर काफी बहस छेड़ दी है। हाँ, उस लेख में मौजूदा सरकार की जो इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर नीति है उसकी आलोचना की गई है। क्या आलोचना है? आरोप ये है कि भारत अपनी पारंपरिक सिद्धांत आधारित विदेश नीति से हट रहा है। वो नीति जो उपनिवेशवाद विरोधी और गुटनिरपेक्षता पर आधारित थी। आपको याद होगा भारत ने 1974 में PLO को और 1988 में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी थी। हाँ बिल्कुल। तो लेख का तर्क क्या है? भारत की नीति में क्या बदलाव आया है उनके अनुसार? लेख का तर्क ये है कि भारत अब नैतिक और मानवीय पहलुओं के बजाय इजराइल के साथ अपने जो रणनीतिक और लेनदेन वाले रिश्ते हैं, जैसे रक्षा, व्यापार, हाँ बिल्कुल, रक्षा, व्यापार, तकनीक, इनको ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है। ये भी कहा गया है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच जो व्यक्तिगत संबंध हैं, उन्होंने भी इस झुकाव में भूमिका निभाई है। हाल की कुछ घटनाओं का जिक्र है, जैसे इजरायली मंत्री की मेजबानी करना या द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर करना। इन्हें इस बदलाव के उदाहरण के तौर पर देखा गया है। लेकिन क्या ये बदलाव सिर्फ रणनीतिक जरूरतों की वजह से नहीं हो सकता? भारत को भी तो अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं। देखिए, ये एक जटिल बहस है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत के इजराइल के साथ महत्वपूर्ण रक्षा और तकनीकी संबंध है, और अब I2U2 जैसे नए भू राजनीतिक समूह भी बन रहे हैं। हाँ, लेकिन आलोचकों का कहना है कि भारत हमेशा से दोनों पक्षों के साथ एक संतुलन बनाता आया है और फिलिस्तीन के जो न्यायपूर्ण अधिकार हैं उनका समर्थन करता रहा है। उनका मानना है कि इस संतुलन को छोड़ने से भारत का जो नैतिक कद है वो कम हो सकता है और गुटनिरपेक्ष देशों के बीच उसकी स्थिति कमजोर हो सकती है। तो इस मुद्दे पर आगे क्या रुख अपनाना चाहिए लेख के अनुसार? लेख का आग्रह यही है कि भारत को अपनी पुरानी सैद्धांतिक स्थिति पर लौटना चाहिए, मतलब आतंकवाद की निंदा करे, लेकिन साथ ही राज्य द्वारा अगर अनुपातेहीन बल प्रयोग हो रहा है तो उसकी भी निंदा करे। अच्छा। और एक न्यायपूर्ण स्थायी शांति यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन के आधार पर उसकी वकालत करे। इसमें संविधान के अनुच्छेद 51 का भी हवाला दिया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। तो ये विषय भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों, पश्चिम एशिया की भू राजनीति और नैतिक दुविधाओं से भी जुड़ा है। GS पेपर 2 और 4 के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब आते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हम सबके स्वास्थ्य से जुड़ा है। 8वां शीर्षक, भारतीयों का नमक अधिभार। क्या हम भारतीय जरूरत से ज्यादा नमक खा रहे हैं? हाँ, और आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। एक औसत भारतीय वयस्क, मतलब हम और आप जैसे लोग, रोजाना 8 से 11 ग्राम नमक खाते हैं। 8 से 11 ग्राम? हाँ, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की सिफारिश है सिर्फ 5 ग्राम प्रतिदिन की। यानी लगभग दोगुना। बिल्कुल, लगभग दोगुना। और इसका असर क्या हो रहा है हमारे स्वास्थ्य पर? इसका सीधा असर पड़ रहा है। ये जो अतिरिक्त नमक है, ये गैर संचारी रोगों, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज NCDs का एक बड़ा कारण है। जैसे खासकर हाई ब्लड प्रेशर और उससे होने वाली दिल की बीमारियां।
और ये नमक सिर्फ वो नहीं है जो हम ऊपर से डालते हैं, बल्कि जो हमारे पारंपरिक खाने हैं जैसे अचार, पापड़, चटनी, हाँ, उनमें तो होता है। और साथ ही जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, ब्रेड, नमकीन, बिस्किट, सॉस वगैरह, उनमें छिपा हुआ अदृश्य नमक भी बहुत होता है। तो इसे कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या सिर्फ लोगों को जागरूक करना काफी है? लेख का तर्क है कि सिर्फ जागरूकता काफी नहीं होगी, हमें नियामक हस्तक्षेप की जरूरत है, मतलब ऐसे सरकारी नियम जिनकी जरूरत है। WHO इन्हीं बेस्ट बाय कहता है। बेस्ट बाय मतलब ऐसे उपाय जो कम लागत में ज्यादा फायदा दें। जैसे पैकेट वाले खाने पर सामने की तरफ फ्रंट पर स्पष्ट पोषण लेबल लगाना अनिवार्य करना, जिसे फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग या FOP कहते हैं। अच्छा, ताकि पता चले कि कितना नमक है। हाँ, और प्रोसेस्ड फूड में नमक की अधिकतम सीमा तय करना। सरकारी योजनाओं जैसे मिड डे मील वगैरह में कम नमक वाले खाने को बढ़ावा देना। और कोई उपाय? हाँ, पोटेशियम आधारित नमक के विकल्प आते हैं, उन्हें बढ़ावा देना, या फिर खाने में नमक की जगह मसालों और जड़ी बूटियों से स्वाद बढ़ाना। ये तो गंभीर समस्या लगती है, जिसके आर्थिक पहलू भी होंगे शायद। बिल्कुल, NCDs का बढ़ता बोझ हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था दोनों पर भारी पड़ रहा है। WHO का अनुमान है कि नमक कम करने जैसे उपायों में अगर $1 लगाया जाए तो स्वास्थ्य लागत बचने और उत्पादकता बढ़ने से करीब $12 का रिटर्न मिल सकता है। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये मुद्दा सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति, खाद्य सुरक्षा मानकों, जिसमें FSAI की भूमिका है, और जीवन शैली से जुड़े रोगों से संबंधित है, GS पेपर 2 और 3 के लिए प्रासंगिक है। अगला मुद्दा भारतीय छात्रों और उनके विदेश जाने के सपनों से जुड़ा है। 9वां शीर्षक, अमेरिकी नौकरियों पर नजर गड़ाए भारतीय छात्र। अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर कुछ बदलाव हो रहे हैं क्या? हाँ, ऐसी खबरें हैं कि अमेरिकी सरकार कुछ H-1B वीजा आवेदनों पर एक नई बहुत ज्यादा फीस लगाने पर विचार कर रही है, शायद $100,000 तक। $1,00,000, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा है, और इसका सबसे ज्यादा असर भारतीय छात्रों पर पड़ने की आशंका है। भारतीय छात्रों पर ही क्यों? क्योंकि भारतीय छात्र अब अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का सबसे बड़ा समूह बन गए हैं। उन्होंने चीनी छात्रों को भी पीछे छोड़ दिया है। अच्छा। और H-1B वीजा पाने वालों में भी सबसे ज्यादा भारतीय ही होते हैं, खासकर स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स पढ़ने वाले छात्र। करीब 75% से ज्यादा भारतीय छात्र स्टेम में ही हैं। तो ये फीस उनके लिए दिक्कत पैदा करेगी। जाहिर है, इतनी भारी फीस कई छात्रों के लिए, खासकर जो एजुकेशन लोन लेकर पढ़ने जाते हैं, उनके लिए अमेरिका में पढ़ाई के बाद नौकरी पाना लगभग नामुमकिन बना सकती है। लेकिन क्या H-1B याचिका पहले से कम नहीं हो रही थी? हाँ, 2022 और 2023 में भारतीय छात्रों की H-1B याचिकाओं में थोड़ी गिरावट तो आई थी, लेकिन फिर भी कुल स्वीकृत H-1B वीजा में भारतीयों का हिस्सा 75% से ज्यादा है। ये वीजा उनके लिए बहुत जरूरी है। पढ़ाई के बाद उन्हें OPT मिलता है, यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। उसके बाद अमेरिका में रुककर काम करने का ये मुख्य जरिया है। तो अगर ये रास्ता बंद होता है तो क्या होगा? तो उन्हें अपनी पढ़ाई, जिस पर वे सालाना औसतन $39,000 यानी करीब 32 लाख रुपए खर्च करते हैं, उसके तुरंत बाद शायद भारत लौटना पड़ सकता है। इसका अमेरिका पर क्या असर होगा और भारत इस मामले में क्या कर सकता है? अमेरिका के लिए ये अच्छा नहीं होगा। उनकी अपनी प्रतिस्पर्धा और नवाचार क्षमता को चोट पहुंच सकती है, क्योंकि वो प्रतिभाशाली विदेशी छात्रों को खो देंगे। सही बात है। भारत सरकार इस मुद्दे को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए उठा सकती है, अमेरिका से बात कर सकती है। साथ ही भारत को अपने यहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट के मौके बढ़ाने होंगे, ताकि हमारी प्रतिभाएं देश में ही रुकें। हाँ, ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए। बिल्कुल। और हो सकता है छात्र भी अब दूसरे देशों के बारे में ज्यादा सोचने लगें, जैसे कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया। ये मुद्दा द्विपक्षीय संबंधों, प्रवासन, मानव पूंजी, ब्रेन ड्रेन और शिक्षा नीति, इन सब से जुड़ा है। GS पेपर 2 और 3 के लिए महत्वपूर्ण। और अब आते हैं हमारे आज के अंतिम मुद्दे पर, जो मानसून और शहरों की बदहाली से जुड़ा है। 10वां शीर्षक, बारिश और बाढ़। ये भारतीय शहर बार बार क्यों डूब जाते हैं? हाँ, हर साल यही कहानी। हाँ, हर साल। लेख का मुख्य तर्क ये है कि हमारे ज्यादातर शहर ऐसी जलवायु के लिए डिजाइन किए गए थे जो अब है ही नहीं, बदल चुकी है। मतलब उनकी जो जल निकासी व्यवस्था है, नालियां, सीवर, वो पुराने कैलेंडर आधारित मॉनसून पैटर्न के हिसाब से बनी है,
कि भाई जून में मॉनसून आएगा, धीरे धीरे बारिश होगी, लेकिन अब बारिश बहुत अनियमित हो गई है और बहुत तीव्र हो गई है। ये तीव्र बारिश का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। इसे तकनीकी भाषा में उच्च तीव्रता अवधि आवृत्ति वक्र कहते हैं। अच्छा, IDF कर्व। हाँ, हमारी पुरानी नालियां और सीवर इतनी तेजी से आने वाले पानी को संभालने के लिए बने ही नहीं है। नतीजा क्या होता है? शहर तुरंत पानी में डूब जाते हैं। और नुकसान बहुत होता है। पिछले 2 दशकों में बाढ़ से हर साल औसतन 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 7,000 करोड़? हर साल। हाँ। हर साल। तो क्या समस्या सिर्फ पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर की है या कुछ और भी कारण है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक बड़ा कारण है ही, लेकिन समस्या बहुस्तरीय है। दूसरा बड़ा कारण है खराब कचरा प्रबंधन। वो कैसे? नालियां प्लास्टिक और कचरे से भरी रहती हैं, तो पानी निकलेगा कहाँ से? वो जैम हो जाती हैं। हाँ, ये तो हम देखते ही हैं। तीसरा, हमारे पास वास्तविक समय मतलब रियल टाइम डेटा पर आधारित कोई सिस्टम नहीं है जो भारी बारिश की चेतावनी देकर तुरंत कार्रवाई शुरू कर सके, जैसे नालियों की सफाई या पंप चालू करना। और चौथा, और शायद सबसे बड़ा मुद्दा है, विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय की भारी कमी, जैसे जल निकासी विभाग, कचरा प्रबंधन, शहरी नियोजन, आवास, सब अलग-अलग काम करते हैं। कोई एकीकृत योजना नहीं बनती। तो इसका हल क्या है? क्या हमें पूरे शहर को फिर से बनाना होगा? नहीं, शायद वो मुमकिन ना हो, लेकिन हमें अपना तरीका बदलना होगा। पहला, हमें तकनीक और डेटा का इस्तेमाल करना होगा। बारिश के पैटर्न का रियल टाइम विश्लेषण, बेहतर पूर्वानुमान और उसके आधार पर नालियों की सफाई और रखरखाव। ठीक है। दूसरा, कचरा प्रबंधन को बहुत सख्त करना होगा ताकि नालियां जाम ना हो। इसमें नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना होगा। नालियों को चौड़ा करना, पानी सोखने वाले क्षेत्र बनाना, जैसे स्पंज सिटीज का मॉडल है चीन में, और नई इमारतों के लिए सख्त नियम बनाना। स्पंज सिटीज। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, सभी संबंधित विभागों को मिलकर एक एकीकृत योजना बनानी होगी, शायद माइक्रो कैचमेंट स्तर पर, मतलब छोटे-छोटे इलाकों के हिसाब से। तो ये आपदा प्रबंधन, शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन। हाँ, और शासन से जुड़ा एक बेहद अहम मुद्दा है। GS पेपर 1, 2 और 3 तीनों के लिए प्रासंगिक हैं। तो ये थे आज के 10 मुद्दे। हाँ, लद्दाख की बेचैनी से लेकर टेक रेगुलेशन, बिहार की आरक्षण राजनीति, ग्लोबल साउथ में भारत की बढ़ती आवाज, शिक्षा रैंकिंग की चुनौतियां, AI का ऊर्जा पर दोहरा असर, विदेश नीति के बदलते आयाम, नमक का स्वास्थ्य संकट, छात्रों की वीजा चिंताएं और अंत में शहरों की बाढ़ तक। इन सभी मुद्दों को एक साथ देखने पर एक बात तो साफ उभरती है, भारत आज कई मोर्चों पर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। संवैधानिक मूल्यों और आधुनिक जरूरतों के बीच, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के बीच, राष्ट्रीय हितों और वैश्विक जिम्मेदारियों के बीच, और तकनीकी प्रगति और उसके दुष्प्रभावों के बीच। हाँ, ये संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ एक सवाल सोचने लायक है। क्या हमारी नीतियां सिर्फ इन दबावों पर प्रतिक्रिया देती रहेंगी, या हम भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक सक्रिय, दूरदर्शी और एकीकृत नजरिया अपना पाएंगे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उम्मीद है आपको आज का ये विश्लेषण उपयोगी लगा होगा। हाँ, और अगर आपको ये उपयोगी लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।